नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेल। केरल के पलक्कड़ में 3 दिन तक आरएसएस की एक बैठक चली। बैठक में कहा गया कि आरएसएस वो अपने 32 संगठनों के साथ, जो उसके अंडर 32 संगठन चलते हैं, उनके साथ आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। जिस तरीके से 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का है, 4 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और इस तरीके की वार्षिक बैठक आरएसएस अक्सर करता रहता है। बैठक चल रही थी, उसी बीच खबर आई कि राहुल गांधी का जिक्र भी इस बैठक में हुआ, लेकिन फिर एक दूसरे तबके ने कहा कि राहुल गांधी का जिक्र नहीं हुआ। असल में कैमरा और फोन ले जाना आरएसएस की मीटिंग में अलाउ नहीं होता है। इस तरीके की बातें निकल कर आती रहती हैं, लेकिन असल सच्चाई क्या है वो तभी निकल कर आएगी जब ये मीटिंग खत्म होगी और आरएसएस के द्वारा कोई बयान दिया जाएगा या फिर कोई नेता कोई बयान देगा। लेकिन जब आरएसएस ने बयान दिया मीटिंग खत्म होने के बाद, तो देश में एक तहलका मच गया। आरएसएस की तरफ से जातीय जनगणना का समर्थन किया गया, भले ही उसके लिए शर्त रखी गई कि आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने चाहिए और समाज के कल्याण के लिए यह जातीय जनगणना जरूरी है। तो सवाल बहुत सारे उठे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ आरएसएस भी अब बैकफुट पर है। सवाल उठा कि क्या आरएसएस का जो भविष्य है वो उसे दिखने लगा है, इसीलिए अब जातीय जनगणना करवाने की मांग आरएसएस ने भी कर दी है। क्योंकि यह बात हजम इसलिए नहीं हो रही है, आरएसएस कभी भी जाति की राजनीति नहीं करता है। आरएसएस इंसान की राजनीति करता है, विचारधारा की राजनीति करता है। तो आखिर यह हुआ कैसे? और सवाल यह भी उठ रहा है कि आरएसएस अब बैक प्लान तैयार कर रहा है, जिससे अब प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को भी खतरा है। तो किस सवाल में, किस बात में कितना दम है, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। सवाल तो मैंने आपको बता ही दिए, भारत माता की जय। सवाल मैंने आपको बता ही दिए सारे। अब आप शुरू करिए, कहां से शुरू करेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ना ही आदरणीय प्रधानमंत्री बैकफुट पर है और ना ही आरएसएस कभी बैकफुट पर रहने वाला है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या नेता बैकफुट पर कभी रहने वाला है, और ना ही इस देश का हिंदू कभी बैकफुट पर रहने वाला है। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। जब वो भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें थी, तब भी देश और विदेश के दौरे पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे आगे और सबसे प्रथम खड़े होते थे। आज 240 पर उनकी सरकार बनी है, तब भी वो सबसे आगे और सबसे प्रथम ही खड़े होते हैं और अपनी बात जितनी वैल्यूबल तरीके से वो पहले रखते थे, आज भी रखते आ रहे हैं। जितनी बातें उनकी देश विदेश 303 सीटों पर सुनता था, आज 240 पर भी उतने ही पावरफुल अंदाज में उनकी बात सुनी जा रही है। लेकिन फिर आरएसएस जब जाति की राजनीति नहीं करता तो जातीय जनगणना की बात कहां से आई? क्यों? अभिषेक जी, आपने सवाल बहुत लंबा किया है, तो मुझे जवाब तो देने का मौका जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है कि आपने कहा कि आरएसएस के किसी भी मीटिंग में, सभा में फोन ले जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ये बात सत्य है, नहीं ले जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपस में कोई व्यक्ति अगर बात भी करे तो फोन का डायबोलिक क्रिमिनल माइंड खेलना भी नहीं चाहिए। मैं तीसरी बात आपको बता दूं कि आरएसएस के लिए राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। आरएसएस के लिए यह देश महत्वपूर्ण है, ये देश सर्वप्रिय है, ये देश सर्वप्रथम है, ये देश हमेशा रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, संसद के पटल पर सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए, ये देश रहेगा। इस देश को रखने के लिए हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में। ये अटल जी ने कहा था और आज भी उनकी आवाज गूंजती है कान में। आरएसएस बहुत खूबसूरत बात कहा है, कास्ट सेंसस हो जाए, क्या दिक्कत है, पर it should be only for welfare, not for the electoral purpose, not for the vote greed. संभव है ये? संभव है ऐसा? नहीं, मैं आपको अभी कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ जो आपको समझना चाहिए, आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए। हमारे देश में पहले हिंदुओं की पॉपुलेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रही हूँ जो सबको सुनना चाहिए। हमारे भारत देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन पहले 82.7% हुआ करती थी, लेकिन अब 81.99% 2011 में हुई, जो अब गिर करके और भी नीचे आ चुकी है 2022 के आंकड़े के हिसाब से। ओबीसी और यादव
14.26% पॉपुलेशन में है। कुशवाहास जो है वो 4.21% है। कुर्मीज जो है वो 2.87% है। अपर कास्ट 5% है और जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन जो है वो 15.52% है हमारे देश में। लेकिन कास्ट सेंसस को करके सोशल वेलफेयर में आगे बढ़ाना, आरएसएस ने बहुत खूबसूरत बात कही है और मैं इसको समर्थन करती हूँ, क्योंकि लिटरेसी रेट जो शेड्यूल कास्ट वुमेन का है वो 2001 में 42% था और अब बढ़ करके 56.5% हो चुका है। लिटरेसी रेट, शिक्षित महिलाएं शेड्यूल कास्ट में 56.5% है। शेड्यूल ट्राइब्स में मेल जो है वो 2001 में 59.2% थे शिक्षित, पर अब 68.5% है। शेड्यूल कास्ट में मेल जो है वो पहले 66.6% 2001 में थे शिक्षित, लेकिन अब 75.2% है शिक्षित। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनका कोटा जहां जहां मिलना चाहिए, जिनको जहां जहां बैठना चाहिए, उनको बैठने की जरूरत है। और बहुत उचित बात आरएसएस ने कही है कि कास्ट सेंसस कराना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, पर इस कास्ट सेंसस को अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए करवा रहे हैं और सोशल वेलफेयर के अंदाज में करवा रहे हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को उसका हक देने के लिए करवा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सोशल वेलफेयर के लिए करवाइए, लेकिन इलेक्शन के लिए और वोट के लिए मत करवाइए। भारत को तोड़ने के लिए नहीं करवाना चाहिए। टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं ना नाजिया जी। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और इसे अपनी जीत के तौर पर प्रचारित भी कर रहे हैं, जिस तरीके से आरएसएस ने इस बात का समर्थन किया है। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल प्योर आरएसएस से जुड़ा हुआ। 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम करने की बात कही गई थी, अब वो होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय है। यह भी कहा गया था कि 2025 तक हम 1 लाख आरएसएस की शाखाएं खोल लेंगे देश भर में, लेकिन उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया आरएसएस का कहना है 78,000 आई थिंक 300 और 400 शाखाएं इस वक्त हैं, जो 10 साल पहले तक शायद 62,000 के आसपास थी। क्यों वहां तक नहीं पहुंच पाए? क्या सत्ता और आरएसएस की जो विचारधारा है उसमें मेल मिलाप नहीं हो पाया? या देखिए, मैं आपको कहूंगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट राज्यसभा एमपी भी हैं के लक्ष्मण। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जितने भी एससी एसटी मोर्चा ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें काफी लोग हैं। अब आपका बहुत अच्छा सवाल है कि क्या मेल मिलाप का कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है वो हमारे घर की बात है, हम उसको ठीक कर लेंगे, हम उसको आराम से उसको बैलेंस कर लेंगे। अब आती है बात कि आरएसएस से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपने रिलेशन बहुत खूबसूरत बना करके रखने चाहिए, नहीं तो परिणाम जो है ना वो 240 वाला कहीं फिर ना देखने को मिल जाए। बहुत बहुत खूबसूरती से इस बात को मैं रख रही हूँ आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी के लिए एबीवीपी बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू महासभा मंच बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस जैसा मंच बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना भी चाहिए और हमेशा अपने अपने रिलेशंस अच्छे भी रखने चाहिए। कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, अब समझने वाली बात है। बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, बिल्कुल। इस देश की नागरिक हूँ मैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ और हालिया में उन्होंने एक मीटिंग में कहा है कि ये आपका दूसरा कार्यकाल है और 10 साल के बाद फिर होगा, मैं जरूर आऊंगा। और मैं भी चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को 2029 में भी हम शपथ लेते हुए देखें और 240 सीटों में नहीं, कम से कम 350 पार सीटों में लेते हुए देखें। देखिए, आंकड़ा इस बार भी दिया गया, वो उल्टा पड़ गया, तो शायद आंकड़े की बात नहीं करेंगे। मैं कंप्लीट कर लूं आपकी बात को, उसके बाद फिर मैं आपका सवाल जरूर लूंगी और आपके हर सवाल का जवाब पूरी जिम्मेदारी से दूंगी। अब आती है बात कि देखिए, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस को ना ही सत्ता की लालच है और ना ही पैसे का भूख है। आरएसएस के जो मोहन भगवत साहब है, उनको सिक्योरिटी भी केंद्र की सरकार ने उनको दिया है, उनको उसकी जरूरत नहीं है। ये उन्होंने बजाते अपनी सभा में कहा है कि उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है।
आरएसएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कभी भी बिना जात के, बिना धर्म के, बिना मजहब के लोगों की मदद की है और मदद पहुंचाई भी है। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो आजादी के वक्त से लेकर के आज तक, इस देश की आजादी को 78 साल होने को आ गए, हम 78वें साल में एंटर कर चुके हैं। हमेशा उन्होंने अपने सोशल वेलफेयर के तहत हमेशा देश के हर नागरिक को फायदा पहुंचाया है और उनको उनके मदद के लिए खड़े हुए हैं। अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आरएसएस भी तो वोटर्स हैं, वो भी तो इस देश को खूबसूरत देखना चाहते हैं। जो लोग आरएसएस के कर्मी हैं या आरएसएस के मेंबर्स हैं, क्या वो इस देश का भला नहीं चाह सकते हैं? क्या उनको अपनी जुबान से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको बिल्कुल साइड हो जाना चाहिए? क्या उनको अपने देश के तरक्की के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए कभी कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन के हैं? तब तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन का है। तब तो फिर जमायतुल उलमा हिंद को भी बात नहीं करनी चाहिए देश के बारे में क्योंकि वो जमायतुल उलमा हिंद ऑर्गेनाइजेशन का है। तब तो फिर इस भारत में किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का है। किसी को भी भारत के प्रति बात नहीं करने का कोई भी उनको राइट मिलना चाहिए। अगर जमायतुल उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन होकर के इलेक्शन के वक्त में अपना मेमोरेंडम इशू कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे भाजपा को हराने के लिए, तो क्या आरएसएस की बात नहीं बोल सकता है कि हम राष्ट्र प्रेमी को सपोर्ट करेंगे इस देश को जिताने के लिए? बिल्कुल बोल सकता है ना आरएसएस। बिल्कुल बोल अब आप सकते हैं। और सवाल उठाए कि आरएसएस टाइम देखिए मैडम, टाइम मैच कर रहा है। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और आरएसएस कास्ट सेंसस को सपोर्ट कर रहे हैं। हर बार सितंबर में आरएसएस की मीटिंग होती आई है, सभा होता आया। सितंबर के 1, 2 और 3 को आप पूरा आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, आप डेटा निकाल करके देख लीजिए कि आरएसएस की सभा होती है, ये होता है। अब आपने कहा कि आरएसएस ने कहा था कि हम 1 लाख अपना शाखा जो है वो बनवा लेंगे। मैंने भी सोचा हुआ था कि मेरा जो लीगल फर्म है वो 2024 में मैं कम से कम 3 स्टेट में खोल लूंगी, पर मैं 2 ही स्टेट में खोल पाई, 1 में नहीं खोल पाई। तो हम अगर अपने प्रोफेशन को या अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बेंचमार्क तो रखते हैं ना अपने लिए, एक सक्सेस का, एक अचीवमेंट का, एक ड्रीम तो हम बना करके रखते हैं ना कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोलते थे कि सोना चाहिए, नींद से सोना चाहिए क्योंकि सोओगे नहीं तो सपने कैसे देखोगे। तो अगर 1 लाख पर उन्होंने बात कही तो आज 78,500 पर वो पहुंचे ना, तो हो सकता है कि 1 लाख के बजाय 1.5 लाख पर पहुंच जाएंगे, तब हम उस पर भी बात कर लेंगे। नहीं, जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक प्रचारक प्रधानमंत्री है 10 साल से, तीसरे कार्यकाल में है। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री है, उससे पहले प्रचारक थे। हाँ, जानते हैं आरएसएस की विचारधारा को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आरएसएस के प्रचारक थे, आरएसएस के कार्यक्रम में हमेशा एक्टिव रहते थे। आरएसएस से युक्त होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है। उन्होंने बहुत पास से आरएसएस को समझा है, बूझा है, जाना है, मैं मानती हूँ। लेकिन आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका काम है देश संभालना, उनका काम है देश की उन्नति को देखना, उनका काम है देश के डेवलपमेंट को देखना, उनका काम है देश की जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखना, उनका काम है कि इस देश को किसी भी तरीके से कोई खतरा ना पहुंचे, उनका काम है कि पाकिस्तान क्या रणनीतियां बना रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है, बांग्लादेश जमात इस्लामी से क्यों मुलाकात कर रहा है नया इंटरिम सरकार बनाने के बाद, बांग्लादेश क्यों रजाकारों को रोटी और बोटी दे रहा है, ये भी उनका काम है। तो ये वहां पर अभी देख रहे हैं, ये वहां पर व्यस्त है, इस देश की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो मतलब मैं ये आपके जो बयान का जो मतलब है वो निकाल लिया जाएगा, पर्सनल काम आरएसएस के जो है वो अपने खुद से देखता है, सरकार के जो काम है वो खुद से देखती है। चलिए, बिल्कुल सरकार का काम सरकार संभालना है
और आरएसएस का काम सोशल वेलफेयर संभालना है। अच्छा, और उसी सोशल वेलफेयर के तहत पर अभिषेक जी, आरएसएस ने ये बात कही, अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रही हूँ। आरएसएस ने ये बात कही कि अगर कास्ट सेंसस इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको कराने में कोई कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको सोशल वेलफेयर के जरिया कराया जाए, ना कि इलेक्शन और देश को तोड़ने के लिए कराया जाए। अब महत्वपूर्ण दो बातें, अगर वाकई में राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि कास्ट सेंसस ही इस देश को बचा सकता है, तो जहां जहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है वहां पर वो कास्ट सेंसस शुरू क्यों नहीं कर दे रहे हैं? कर्नाटक में तो करवा चुके हैं, आंकड़े रिवील नहीं किया आज तक। तो क्यों इससे पहले बंगाल जब में सिद्धारमैया वहां थे बीजेपी से पहले, तब करवा चुके थे। तो केरला में तो केरला की सरकार, केरला में तो भाई कांग्रेस की सरकार है, तो वहां के सीएम ने क्या किया है कि एससी एसटी और ओबीसी का पैसा लेकर के उन्होंने मुसलमानों को दे दिया है। आपने भी वो न्यूज दिखाया था, बिल्कुल। आपके चैनल पर चला है वो न्यूज। नाजदी विषयांतर हो जाएगा, लंबा विषय हो जाएगा, ये लंबा विषय हो मुझे जाएगा। अभी क्लियर करना है, मुझे आपको 20 सेकंड देना ही पड़ेगा, जी, मुझे ये क्लियर करना ही है। जी। अभी फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर के बाद, जम्मू एंड कश्मीर के मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि वो एससी एसटी का रिजर्वेशन हटा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी का समर्थन तो जरूर होगा ना, क्योंकि उन्होंने तो उनकी पार्टी से अलहदगी नहीं की है अभी तक। बिल्कुल। अब बात आती है कि हम मुसलमानों का भी 72 फिरका और 58 कास्ट है, उसके कास्ट सेंसस के बारे में कब बात करेंगे? क्योंकि हिंदुओं में तो कम से कम ऐसा नहीं है कि तुम यादव हो तो ब्राह्मण के बगल में तुम्हारी चिता नहीं जलाई जाएगी, तुम कुशवाहा हो तो ठाकुर के बगल में तुम्हारी चिता नहीं जलाई जाएगी। पर हम मुसलमानों में तो तुम सुन्नी हो शिया में नहीं दफनाए जा सकते हो, तुम वहाबी हो तुम बरेलवी में नहीं दफनाए जा सकते हो, यहाँ तक कि शादियां नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है 72 फिरके और 58 कास्ट में। तो इस पर सेंसस कब कराया जाएगा, कब? मेरा तो ये सवाल है, इस देश की नागरिक हूं मैं मुसलमान हूं, बाकी जो चिटिंगबाज मुसलमान है वो अगर इस बात को नहीं उठाएंगे तो मैं तो एक रिस्पॉन्सिबल मुसलमान हूं, मैं तो इस बात को उठाऊंगी। इस पर किसी दिन अलग से जो है सवाल जवाब करेंगे राहुल गांधी से, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। ऐसा सवाल उठा मीटिंग खत्म होने के बाद, ये भी मुद्दा ही वापस आरएसएस पे आते हैं। मीटिंग में बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे वहां। कुछ लोगों का ऐसा कहना, मेरा दावा नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि वहां नड्डा साहब को कड़ी फटकार लगी है। जो उनका बयान था लोकसभा चुनाव में कि हम आरएसएस से बड़े हो गए हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल बयान था और मैं इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हूँ। नहीं, वो ऑन रिकॉर्ड बयान है, उससे हटा भी नहीं जा सकता। नहीं, तो क्या ऐसा हुआ होगा वहां? क्योंकि मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आप आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, आप आरएसएस को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और जाहिर सी बात है आपके पास चीजें भी निकल कर आई होंगी। देखिए, मैं आपको ऑन एयर ये बात कह रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं आरएसएस नहीं छोड़ सकती। मैं आपको ऑन एयर और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि कल को मैं भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर सकती हूँ। सस्पेंड तो बहुत दूर की बात है, मैं रिजाइन कर सकती हूँ, पर मैं आरएसएस का दामन नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं जब तक जीवित हूं मैं आरएसएस से जुड़ी रहूंगी और आरएसएस के विचारधारा पर ही चलती रहूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, आरएसएस की जो सभा होती है ना, उसमें ये डांट फिटकार ये सारी चीजें कांग्रेस भवन में होती हैं। हमारे यहाँ अवेयरनेस की बात सिखाई जाती है, हमारे यहाँ आगे क्या करना है सोशल वेलफेयर के लिए वो समझाया जाता है। रिपोर्ट तो ली जाती होगी ना, रिपोर्ट तो ली जाती होगी। देखिए, रिपोर्ट जो ली जाती है वो बहुत ऊपर की बात है और मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस के जो आला जो सुपीरियर जो बैठे हुए हैं वो इन सब चीजों पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, क्योंकि राष्ट्र के प्रति कितने काम है आरएसएस के। आपको पता है 42 शाखाएं हैं, 42 शाखाएं हैं और उन 42 का रिपोर्ट लिया जाता है, उन 42 से पूछा जाता है, उन 42 से पता किया जाता है और फिर उन डिस्ट्रिक्ट, उन ग्राम, उन लोकेलिटी को निकाला जाता है जहां पर आरएसएस सोशल वर्क कर सके। चलिए, एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल, उम्मीद है घुमा के जवाब नहीं देंगी आप। क्या आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प ढूंढ रहा है? देखिए, आरएसएस देश का अच्छा चाहता है, आरएसएस देश का बेहतर चाहता है,
आरएसएस देश की उन्नति चाहता है, आरएसएस सभी समुदाय को शांति से रखना चाहता है, पर इंडिया अलायंस और खास करके राहुल गांधी इस देश की एकता को तोड़ने में लगे हुए हैं, विदेशी ताकतों के साथ और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदुओं को बंटवारा करवाने में लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को 2029 में भी हम देखेंगे और उसके बाद हम योगी महाराज जी को प्रधानमंत्री के चेयर पर जरूर देखना चाहेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आपने कहा कि आरएसएस समाज का भला चाहता है, भला ही कुर्सी पर कोई भी हो, मतलब सीधे तौर पर अगर कहें कि कुर्सी पर वही होगा जो समाज का भला करेगा। जो समाज का भला करेगा चेयर उसको मिलेगा, चेयर उसको मिलेगा, और जो भला नहीं करेगा उससे ले भी लिया जाएगा। हाँ, अब अगर मैं अगर किसी काम की ही नहीं तो मुझसे चेयर मुझे खुद छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी काम की ही नहीं हूँ, इस देश के कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर पा रही हूँ, इस देश की जनता के लिए मैं कुछ अच्छा काम ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अवेयरनेस पहुंचा ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर मुझे खुद छोड़ देना चाहिए ये चेयर। जो इसकी जिम्मेदारी उठा सकता है उसके सुपुर्द कर देना चाहिए। समन्वय स्थापित हो गया बीजेपी आरएसएस के बीच? क्या इस बैठक से मान लिया जाए ऐसा, इस बैठक के बाद ऐसा मान लिया जाए समन्वय दोनों के बीच स्थापित हो गया? देखिए, आरएसएस एक बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। बस इसी पर आलोचना है और इसी पर चर्चा है कि सबके साथ सबका विकास करते हुए आगे चलना है, बैकफुट में ना खेलना है और ना बैकफुट में कभी रहना है। देश सर्वप्रिय है, देश सर्वप्रथम है और देश में अगर कोई भी चिंगारी लगाने की कोशिश करेगा तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा ये भी हम सबको पता है। देश में जो चिंगारी लगाने की कोशिश करेगा, मतलब सीधे सीधे आप राहुल गांधी की बात कर रही हैं, जो भी कोशिश करेगा उसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया जी, आप मुखर होकर आरएसएस और बीजेपी के मुद्दे पर जुड़ी, क्योंकि बीजेपी नेता अक्सर इस मुद्दे से बचने की कोशिश करते हैं। जवाब आपने भी घुमा के देने की कोशिश की, सीधे सीधे जवाब आपने भी नहीं दिए। खैर, फिर भी दर्शकों के लिए इतना काफ़ी है, समझदार जो है उसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिलहाल आरएसएस की बैठक के बाद बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक हो सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो वो उसमें, या फिर 4 राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें। उम्मीद है आपको ज़्यादातर सवालों पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की और जवाब भी आपको मिल गए होंगे। बाकी और अगर आपके सवालात हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं। साथ ही बताइएगा चर्चा आपको कैसी लगी। एक बार फिर नाज़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय।